गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सनी वैश आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक कंप्यूटर का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसके वीडियोस आपको इवनिंग टाइम में मिलते हैं। ऐसा ही वीडियो आज भी हम लेकर आए हैं जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इन सभी से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ये सारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो बिना देर किए पहुंचते हैं अपने सेशन पे और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा टॉपिक क्या है? कंप्यूटर क्रैश कोर्स बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या क्या हमने अभी तक पढ़ लिया है, जैसा कि मैंने एक इंडेक्स डिसाइड किया था, उसमें 10 चैप्टर रखे थे। उन चैप्टर्स में से पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर में हमने पार्ट ए उसका पढ़ाया और पार्ट बी आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर 2 के पार्ट बी को पढ़ने वाले हैं। और इन सब इस वीडियो से पहले इन और जो वीडियोस हमने अपलोड किए उनकी लिंक अगर आपको ना मिली हो तो हमारे इस वीडियोस के एंड में जाकर आप पिछले वीडियोस की लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर जाकर आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आज का स्टार्ट करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा पिछले वाले को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें आगे की कहानी अच्छे से समझ में। तो क्या था, जैसे कि हमने कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया था। फर्स्ट दो तरीके से किया था। फर्स्ट टाइप में क्या किया था, जनरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। दूसरा जो हमने डिसाइड किया था वो क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज एंड वर्क। अब इसमें हमने क्या किया था, इनको कैसे डिसाइड कर रहे हैं, साइज और वर्क के अकॉर्डिंग। वो किस पे थे, जनरेशन के अकॉर्डिंग थे। तो इसमें वो जनरेशन वाला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जो साइज और वर्क वाला था उसमें कुछ रह गया था। तो अब इसको हम एक बार साइज एंड वर्क के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक बार पूरा फिर से देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें आगे का प्रोसेस समझ में। क्या था, हमने इसमें डिवाइड किया था कि कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में पहले डिवाइड किया। कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इन 3 पार्ट्स में जब डिवाइड किया उनके बाद एनालॉग को अच्छे से समझा, डिजिटल को अच्छे से समझा, हाइब्रिड को भी समझा। अब हाइब्रिड के अंतर्गत जो कंप्यूटर्स आते हैं, मोस्टली आपको आज जो कंप्यूटर्स मिल रहे हैं वो एक तरीके से हम कह सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स ही हैं। ठीक है, और हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे होते हैं वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताए। अगर वो आपको ना समझ तो हमारे पिछले वीडियोस में जाकर आप उसको देख सकते हैं। इनमें कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, जैसे कि पहला है माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। अब कुछ अलग टाइप के कंप्यूटर्स भी आपने सुने होंगे। तो कुछ लोग जैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तो यहाँ पर ही जोड़ देते हैं मोबाइल कंप्यूटर या अदर कोई भी कंप्यूटर अलग पर्सनल कंप्यूटर करके जोड़ देते हैं। तो ये एक अलग हो जाता है कि कॉन्सेप्ट है उनका वो किस तरीके से उसको दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो साइज और वर्क के अकॉर्डिंग ये 4 कंप्यूटर्स होते हैं, इनके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब कैसे आती हैं जब हम इनको पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में। तो सबसे बेस्ट कंप्यूटर जो होता है, नाम से पता है, सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, क्या क्या यूज होता है उसमें, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो इन सबसे पहले उसकी इमेज देख लेते हैं किस टाइप का। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस टाइप से कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सुपर कंप्यूटर्स की श्रेणी में आते हैं। अब ये सुपर कंप्यूटर्स हैं क्या, तो देखते हैं इनकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं यहाँ से कि ये सुपर कंप्यूटर है क्या। तो यहाँ पे टर्म यूज किया गया है। अगर पूछा जाए फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो जनरली CDC 6600 रिलीज्ड इन 1964 इज नोन एज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। यानी कि अगर जनरली पूछा जाए तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसको माना जाता है, CDC 6600, जो कि 1964 में आया था। लेकिन इसमें भी एक कुछ इश्यूज हैं, वो क्या है, बट सम अदर अर्लियर कंप्यूटर नोन एज सुपर कंप्यूटर। कुछ और भी जो पहले इसके कंप्यूटर्स आए हैं उनको भी सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जाता है। तो उनके भी मैं नाम यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि अगर कभी एग्जाम टाइम या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे CDC के ऑप्शन ना हो, उसके अलावा इनमें से कोई ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जनरल तौर पे इसको ही मानते हैं। और अगर मोस्टली और भी कहीं भी डेटा मिलता है तो हमें 1960 का यूनिवैक लार्क जो है इसका भी डेटा मिलता है। इसलिए अब बाकी अदर भी है उन सबको हम यहाँ पर बता देते हैं। तो अदर कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो जो एक आया था इन 1954 IBM नॉर्क। 1954 का IBM नॉर्क जो है वो क्या था, सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में था। दूसरा कौन सा है, 1960 में आया यूनिवैक लार्क, जो कि मैंने अभी बताया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इन 1962 IBM 7030 स्ट्रेच, एक ये भी आया।
1962 में दो हैं एक तरीके से, एक कौन सा IBM 7030 स्ट्रेच और दूसरा कौन सा है एटलस। तो ये दो कब आए 1962 में, 1960 में यूनिवेक और 1954 में IBM NORC। ठीक, तो ये सारे भी सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। जनरली अगर पूछा जाए तो हमें क्या आंसर क्लिक करना है, CDC 6600 जो कि कब रिलीज हुआ था 1964। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या और इसके बारे में। टुडे कंसीडर्ड अमंग द सुपर कंप्यूटर्स, जैसा कि मैंने बताया कि इन सबको भी सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में कंसीडर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है इसमें, दीज कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल, दे कैन कंप्लीट वर्क इन वेरी लेस टाइम। जैसा कि हम जानते हैं नाम से ही इनके पता चल रहा है सुपर, ठीक है, सुपर के नाम से ही पता चला यानी कि बहुत ही पावरफुल होते हैं। और क्या होता है इनमें क्वालिटी क्या होती है, ये बहुत ही कम समय में बड़े कार्य को कंप्लीट कर देते हैं, यानी कम समय होगा, काम बड़ा होगा लेकिन जल्दी से कंप्लीट होगा। ठीक है, और क्या है, इट इज यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। अब बात आती है कि ये किस में यूज किया जाता है, मतलब कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं, इस टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तो जैसे कि बताया गया किसमें, वेदर फोरकास्टिंग में, डेटा माइनिंग में, डिजाइनिंग ऑफ मिसाइल्स में, मिसाइल्स की जो डिजाइनिंग वगैरह तो उन सभी के लिए भी इनका यूज किया जाता है। ठीक, मैनी माइक्रो प्रोसेसर आर यूज इन इट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी इसमें क्या, इसमें कई सारे माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते हैं। ठीक है, और जो बाकी सारे कंप्यूटर्स हम बता रहे हैं, जैसे आप माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में अभी पढ़ेंगे तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर एक यूज हो रहा है। ठीक है, अब क्या है तो सारी चीजें अभी आपको समझ में, फिलहाल अभी सुपर कंप्यूटर में तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स को देखते हैं। मैनी माइक्रो प्रोसेसर आर यूज इन, यानी इसमें कई सारे माइक्रो प्रोसेसर यूज किए। ऑब्वियस सी बात है कि माइक्रो प्रोसेसर्स अगर यूज किए जाएंगे तो क्या होगा, कई सारे जब होंगे तो उनकी स्पीड बूस्ट होगी। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इस टर्म को भी मैं समझाऊंगा, चाहे तो यहीं पे देख लेते हैं, चलिए यहीं पे देखें। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक तरीके से इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी यूज किया जाता है, किसमें, कंप्यूटर्स में। अब माइक्रो प्रोसेसर को अगर बेसिकली समझा जाए तो ये एक इसमें क्या होता है, आईसीज लगी होती है। आईसीज बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो मतलब एक लाइन से लगी होंगी तो उनसे मिलके एक माइक्रो प्रोसेसर बनता है। आईसीज का यूज किस लिए किया जाता था, अब बात आती है आईसीज का यूज किस लिए किया जाता है। आईसीज लगभग वही आई थी 1970 के आसपास आया था, ये माइक्रो प्रोसेसर 1970 के आसपास आया था। ठीक, तो इसमें आईसी यूज की था, आईसी नियर अबाउट 1950 के आसपास आईसीज भी आई थी, तो उनका यूज इसमें यूज किया गया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स में। तो बेसिकली देखा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर एक बड़ी कहानी, उसके बारे में अगर डीप में जाएंगे तो यहाँ का वीडियो काफी बड़ा हो जाए, तो यहाँ पर हम नॉर्मल से समझ लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, वो ऐसा है जिसमें कई सारे आईसीज लगी होती हैं। ठीक है, और उन आईसीज का काम क्या होता था, पहले क्या होता था, बाइनरी कोड को स्टोर करना या इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता था। अब क्या हुआ था, आगे चल के उनके और सारे फंक्शंस होने लगे, तो इन सभी के लिए इसमें आईसी लगी हुई है। तो आईसी से बना हुआ एक तरीके से जो बनता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं। बस इतना समझ लेते हैं। अगर इसके बारे में आपको डीप में जानना तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में फुल डिटेल में एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो चलते हैं आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा सुपर कंप्यूटर क्या है। पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, सुपर कंप्यूटर यूज कहाँ होते हैं, उनकी पावर जैसे कि साइज के अकॉर्डिंग ये बताया गया। तो साइज की अगर बात की तो बड़े कंप्यूटर होते हैं, आपने इमेज में भी देखा था। तो साइज में भी बड़े होंगे, मोर पावरफुल होंगे, और इसमें क्या हो, कई सारे माइक्रो प्रोसेसर यूज होंगे। फर्स्ट कौन सा है, CDC 6600। ठीक, तो यहाँ पर हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में देखा। अब आते हैं दूसरे कंप्यूटर के बारे में। दूसरा कंप्यूटर कौन सा हमने टाइप्स लिया था, मेन फ्रेम। अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, इसकी इमेज देख लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपके सामने इमेज में दिख रहे हैं। ये कौन से हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की क्या क्वालिटीज होती हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर डेवलप्ड इन लेट 1950 अंटिल अर्ली 21st सेंचुरी। इसकी अगर बात की जाए तो ये कब आए थे, 1950 से 21st सेंचुरी की एक तरीके से अर्ली, यानी उसके प्रारंभ में एक तरीके से ये इस टाइप के कंप्यूटर हमको मिलते थे। किस टाइप के, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, बेसिकली अगर समझना तो ये समझ लिए 1950s के आसपास। ठीक, और क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज्ड primarily बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं, किस लिए,
बल्क डेटा प्रोसेस करने के लिए, यानी हैवी डेटा है ना, कि बड़ा सा डेटा हो, कोई बड़ा सा डेटा मतलब जैसे कि कोई जैसे स्टोर करना तो उसकी जो बिट्स वगैरह होती कम होती है, इसमें ज्यादा बिट वाला डेटा क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। बिट बाइट क्या, ये सब भी बता देंगे कभी जब बाइनरी पढ़ाएंगे तो। अब क्या है इसमें, इन दिस कंप्यूटर मोर देन 256 पर्सन वर्क एट द सेम टाइम। इसकी क्वालिटी क्या थी, इसकी क्वालिटी ये थी कि इसमें 256 व्यक्ति एक समय में बैठकर एक साथ काम कर सकते हैं। किसमें, ये इस टाइप के कंप्यूटर में, किसमें, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और क्या, अमेरिकन कंपनी IBM इज द लार्जेस्ट कंपनी इन मेकिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए तो एक इसके मामले में लार्जेस्ट कंपनी कौन है, तो वो अमेरिकन कंपनी कौन सी, IBM। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, दे हैव अ लॉट ऑफ मेमोरी। इसमें बहुत सारी मेमोरी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ज्यादा बड़ा डेटा इसमें कर सकते हैं प्रोसेस कर, या कई सारे यूजर्स एक साथ आ रहे हैं तो यानी बहुत सारा इनपुट मिलेगा, बहुत सारा इनपुट मिलेगा तो इनपुट जो आएगा उसके लिए मेमोरी, उसके लिए मेमोरी, रैम रोम जो भी होता है सारी चीजें, मतलब कि मेमोरी चाहिए होगी ना, तो a lot ऑफ मेमोरी चाहिए यहाँ पर, और वो अवेलेबल है यहाँ पर। मल्टीपल सीपीयूज, अगर अगर इतना सारा डेटा होगा, 256 लोग अगर एक साथ वर्क कर रहे हैं या उससे ज्यादा लोग उसमें वर्क कर रहे हैं, तो अगर सीपीयू एक है, ठीक है, तो उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो काफी स्लो हो जाएगी। इसलिए इसमें कई सारे सीपीयूज होंगे। सीपीयू की फुल फॉर्म बताएं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, तो इसलिए इनकी संख्या भी इसमें ज्यादा होती है। और क्या, अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस। स्पेस अब क्या होगा, इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए स्पेस भी ज्यादा होगा। ठीक है, कैसा होगा, मतलब ये तो हो सकता है, जो मेमोरी की बात आई तो यहाँ पे रैम की भी बात हो सकती है। रैम होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की भी बात हो सकती है, रीड ओनली मेमोरी की। लेकिन यहाँ पे स्टोरेज की बात होगी। ये स्टोरेज के लिए एक तरीके से मेमोरी जो यूज की जाए, हो सकता है वो हार्ड डिस्क होगी, ठीक है, कि जहाँ पे डेटा परमानेंटली रखा रहे, एक तरीके से हमने वहां पे डेटा जो रख दिया। रैम बेसिकली किस लिए काम आता है, कि जैसे मान लीजिए हम कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं, तो आप देखते हो बेसिकली हमारी तो रैम, जैसे सिस्टम की 4 GB रैम, लेकिन हम उसमें तो 8 GB का सॉफ्टवेयर भी रन कराते हैं। तो वो कैसे रन करता है, तो वो रैम की मदद से करता है। रैम में क्या होता है, वो ब्रेक कर देती है पार्ट में, क्रैश मेमोरी बनाती, कैच मेमोरी बनाती, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, वो भी समझ लेते हैं। फिलहाल ये देख लेते हैं सिर्फ इतना क्या होता है, कि यहाँ पे जो स्टोरेज की बात आ रही, ये हो गया कोई भी डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेना वहां पर। और अगर मेमोरी की बात की जाए तो उसमें रैम और रोम टाइप की मेमोरी आ जाएगी। रैम क्या होगा, सॉफ्टवेयर को रन करने, और रोम किस काम आता है, जब भी हम सिस्टम जैसे नॉर्मली ओपन करते हैं तो क्या होता है, बायोस खुल के आता है, कभी आप उसको स्कैप करके, या जब विंडोज वगैरह डालते हैं, अगर कभी आपने कोशिश की होगी तो आपने देखा होगा वहां पे एक बायोस खुल के आता है। बायोस का मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो आता है। तो वहां पे जिस मेमोरी का यूज होता है वो रोम होता है। और भी बेसिक जानकारी के लिए हम इसके बारे में अलग से वीडियो सबके लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कोर्स है, अगर हम एक ही वीडियो में हर चीज कंप्लीट करना चाहेंगे तो नहीं हो। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, उतना टर्म यहाँ पे यूज करूँ। और उससे अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसके बारे में टोटल कमेंट पूरा वीडियो बनाकर आपको अपलोड करूँगा। ठीक है, और आगे क्या है इसमें, इसमें तो क्या हो चुका था, हाँ, मेमोरी थी, मल्टीपल सीपीयूज थे, लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस था, एंड सर्वर्स। सर्वर्स होते थे, जैसे कोई भी, जैसे हमें डेटा सेंड करते हैं या गूगल से डेटा फाइंड करें या कुछ भी करते हैं, तो एक सर्वर पे जाता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तब जाके डेटा हमें दिखता है कि हमने कोई भी चीज हमें सर्च करनी है, हमें तुरंत मिल गई। वो आई कहाँ से, तो वो कई सारे सर्वर से होकर आती है, या कभी एक सर्वर से होकर आती, कभी विदाउट सर्वर से होकर आती। जैसे व्हाट्सएप में भी सुना था आप लोगों ने कि क्या हुआ था, बीच में एक फीचर ऐसा आया था, मतलब कंफर्म नहीं इसके बारे में कहा सकता, कि ये था कि डाटा सीधे मतलब विदाउट सर्वर से होकर सर्वर में स्टोर नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो भी था उसके बारे में देखते हैं फिर कभी। और क्या है, मेन फ्रेम कनेक्ट एनी यूजर एट सेम टाइम। अब ये क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा सर्वर्स थे, और ये कनेक्ट मैनी यूजर एट द सेम टाइम, जैसे कि यहाँ पे ऊपर बता दिया 256 एक साथ वर्क कर सकते हैं, तो सेम टाइम पे कई सारे यानी कि पर्सन इसमें वर्क कर सकते हैं। उसमें भी था, सुपर कंप्यूटर में भी यही चीज थी, लेकिन सुपर कंप्यूटर क्या इसकी तुलना में फास्ट थे। बाकी कोई डिफरेंस की बात की जाए तो मल्टी यूजर ये भी है, मल्टी यूजर वो भी है। बस डिफरेंस ये आता है कि वो क्या होते हैं, इसकी अपेक्षा काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, काफी पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर कई सारे यूज कर लिए जाते हैं, तो इस वजह से वो हाई भी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या। तो यहाँ पर हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या था उसके बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है, आप पढ़ते हैं मिनी मिनी कंप्यूटर क्या है। ठीक, कैसे होते हैं देख लेते हैं। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये पुरानी फोटोज हैं, एक तरीके से स्टार्टिंग टाइम की हैं। तो ये क्या है, ये मिनी कंप्यूटर थे। ठीक,
अब ये मिनी कंप्यूटर की कहानी क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि क्या है, मिनी कंप्यूटर is a class of small computer. It was developed in mid 1960. अब क्या है, ये एक स्मॉल वो दोनों क्या किसमें आ रहे थे, सुपर और मेन फ्रेम। हमने कौन कौन से पढ़े, सुपर मेन फ्रेम। ये सुपर और मेन फ्रेम किसमें आते, लार्जर कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन अब अगर बात इसकी आती है मिनी कंप्यूटर की, तो ये किसमें आ जाते हैं, स्मॉल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। और ये कब आए थे, इन 1960 में। किस कब, 1960 के मध्य में आए थे। ठीक। द न्यूयॉर्क टाइम्स सजेस्टेड अ कॉन्शियस डेफिनेशन ऑफ मिनी कंप्यूटर एज, हाँ अब इन्होंने क्या हुई, न्यूयॉर्क सजेस्टेड ए कॉन्शियस डेफिनेशन इसकी सजेस्ट की है। वो क्या सजेस्ट की है उसको देख लेते हैं। is a machine costing less than 25,000 US dollar in that time with a input output device। उस समय के जो यूएस डॉलर था वो कितने यूएस डॉलर, 25,000 यूएस डॉलर के से कम जो जिनकी कॉस्ट है उनको क्या इन्होंने मान लिया था, मिनी कंप्यूटर के समय। अपना अपना मानना होता है, कोई इन्होंने किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया, इन्होंने एक तरीके से कि प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर दिया कि अगर इतना प्राइस है तो ये क्या है, इस प्राइस से नीचे है तो क्या मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाता है। ठीक। तो ये न्यूयॉर्क की जो जिसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। और क्या होता है इसमें देख लेते हैं। सच टाइप ऑफ कंप्यूटर हैव अ टेली प्रिंटर एंड एट लीस्ट 4,000 वर्ड्स ऑफ मेमोरी that is capable of running programs in a higher level language such as Fortran और Basic। अब यहाँ पे ये जो रेड कलर के टर्म दिखे हैं इनके बारे में सभी के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो पहले इन टर्म को समझते हैं तो अच्छे से ये समझ में आए। टेली प्रिंटर को मैंने यहाँ पे इसीलिए इसको लिख दिया है टाइपराइटर एक तरीके से। इस टाइम जो ये कंप्यूटर आ गए थे इनमें टाइपराइटर की फैसिलिटी थी, एक तरीके से टाइपराइटर बोले तो, यानी हम कोई टेक्स्ट इनपुट करके उसको सेंड या रिसीव कर सकते थे। इसकी मदद से, टेली प्रिंटर की मदद से। कब आया, मिनी कंप्यूटर के में ये चीज, ये फैसिलिटी अवेलेबल थी हमारे लिए। और क्या है, और उसका क्या था, उसके वर्ड की संख्या बता दी, लगभग 4,000 वर्ड्स एक तरीके से। और क्या है, हाँ इसमें नेक्स्ट टर्म क्या, फोर्ट्रॉन और बेसिक। अब ये फोर्ट्रॉन और बेसिक क्या, फोर्ट्रॉन क्या है, एक लैंग्वेज थी। कैसी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर इसको कंपैरिजन करना तो हम सी से कर सकते हैं। जैसे सी लैंग्वेज होती कंप्यूटर में, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बारे में भी अलग से बता देंगे। तो सी लैंग्वेज जो है एक तरीके से, तो उसकी तरह उसकी कंपैरिजन इससे कर सकते हैं। बट उसमें क्या होता था कि जैसे कोई भी एक लाइन खत्म होती है तो उसके बाद सेमी कॉलन लगाते हैं, तो वो सारी चीजें हैं इसमें। नॉर्मल से समझने के लिए फोर्ट्रॉन और बेसिक दोनों क्या थी, एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज थी। ये फोर्ट्रॉन कब आई थी, 1950 में। बेसिक कब आई, 1960 में। फोर्ट्रॉन को पहली हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी इसको कह सकते हैं, किसको, फोर्ट्रॉन को। और इसके सन के अकॉर्डिंग भी समझ में आता है कि 1950 में आई थी, तो ये फर्स्ट होगी एक तरीके से। बेसिक बाद में आई है। और क्या, अब इस टर्म को समझते हैं। हमें ये सारी चीज समझ गए। तो इसमें क्या हुआ कि इस टाइप के कंप्यूटर में टेली प्रिंटर थे, यानी टाइपराइटर की फैसिलिटी थी। उनकी संख्या कितनी होती थी, 4,000 वर्ड्स ऑफ मेमोरी दैट इज कैपेबल ऑफ रनिंग। ठीक। और क्या था, प्रोग्राम्स इन हायर लेवल लैंग्वेज। अब ये चीज समझ में आएगी हमें कि प्रोग्राम्स किस में थे, हायर लेवल लैंग्वेज में थे। अब हायर लेवल लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पे यूज की गई, फोर्ट्रॉन और बेसिक। फोर्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है। कब आई थी, 1950 में आई थी। बेसिक क्या है, ये भी एक प्रकार की लैंग्वेज है। ये कब आई थी, ये 1960 में आई थी। फोर्ट्रॉन से एक टर्म याद कर लेते हैं कि ये फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक। तो ये यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट किया। और क्या है नीचे, these are greater than micro and less than mainframe। ये क्या है, ये ग्रेटर देन होंगे किसके, माइक्रो से, लेस देन होंगे मेनफ्रेम। वो तो सीक्वेंस ही चलता आ रहा है कि सुपर कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल, उससे थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो वो क्या आ जाएंगे, मेनफ्रेम की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन ये दोनों अब सुपर कंप्यूटर जो है और मेन फ्रेम है, ये दोनों लार्जर की श्रेणी में आएंगे। और माइक्रो और जो मिनी कंप्यूटर है ये स्मॉल कंप्यूटर की श्रेणी में आएंगे। ठीक। और इसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, क्या किया जा रहा है कि इसकी तुलना अगर मेन फ्रेम से करें तो ये मेन फ्रेम से लेस होते थे कैपेसिटी के मामले में, और माइक्रो से ज्यादा होते थे, पावरफुल एक तरीके से। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर समझ लेते हैं। इन सबको पढ़ाने के बाद मैं एक बेसिक सा डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको आसानी से एक लाइन में याद हो सके। ठीक है, तो फिलहाल तो पहले हम माइक्रो कंप्यूटर देख लेते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या।
कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। ये जैसे कि आप कई सारे कलेक्शंस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स कह सकते हैं कि कई सारे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर दिख रहे हैं। इसमें देखिए हर टाइप का आपको कंप्यूटर्स दिख रहा होगा, जैसे कि नीचे दिख रहा है उसमें कीबोर्ड टाइप से हैं, ऊपर देख रहे हैं ये कुछ अलग टाइप से, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं कि हाँ ये कंप्यूटर भी लग रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी कहानी क्या है देखते हैं इसमें। अब कर क्या है ये माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक तरीके से क्या है, इज अ स्मॉल इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये क्या है, स्मॉल और इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर। ठीक, इनको एक तरीके से ये मान लिया 1917 से 1970 से 1980 के आसपास इनको इनका ओरिजिन एक तरीके से मान लेते हैं। क्यों माइक्रो प्रोसेसर 1970 में आया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1970 से 1980 के बीच में ये आया होगा। इस टाइप के जो कंप्यूटर का प्रमाण मिला होगा हमें, तो 1970 और 1980 के मध्य में मिला होगा। ठीक है, और क्या है? अब इसके आगे इसके प्रोसेस को पढ़ते क्या, इट हैज माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर अभी बताया था, ये माइक्रो प्रोसेसर टर्म क्या है, तो वो यहाँ पर कैसे यूज करते हैं, एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे यूज करते हैं। मेमो और क्या है इसमें, मेमोरी होती है इसमें। ठीक, एंड मिनिमम इनपुट आउटपुट डेटा पिन ऑन अ सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये माइक्रो कंप्यूटर है, इनमें क्या होता था, सबसे पहली बात ये है कि स्मॉल होते थे, इनएक्सपेंसिव होते थे, सस्ते होते थे इसका मतलब। और क्या था इसमें, माइक्रो प्रोसेसर यूज किया था। पहले में कुछ एक तरीके से माइक्रो कंप्यूटर है उनमें माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, लेकिन अगर माइक्रो प्रोसेसर जो आया तो वो 1970 में आया। तो ये जो कंप्यूटर्स आए हैं, कौन सा ऐसा कंप्यूटर आया जिसमें माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल, वो मैं नीचे यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि इट हैज माइक्रो प्रोसेसर, यानी इसमें माइक्रो प्रोसेसर था, मेमोरी होती थी, और मिनिमल इनपुट आउटपुट डेटा पिन के लिए एक सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे होते थे। माइक्रो प्रोसेसर हमने बताया, मेमोरी भी आपको अभी हमने बताई कि मेमोरी कैसी रैम रोम हो सकती है। मेमोरी की अगर डेफिनेशन समझना चाहे तो ये समझ लीजिए कि स्पेस इन विच वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, यानी किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए जो जगह चाहिए कुछ, उसको हम क्या कह सकते हैं, मेमोरी। ठीक है, तो वो होगी मेमोरी। और वैसे स्टोर करने की बात की जाए तो जैसे कि हम स्टोरेज डिवाइस देख लें, अगर पेन ड्राइव की बात करें तो वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है, और वो जो डेटा स्टोर हो रहा है वो है मेमोरी। नहीं समझ में आया तो फिर से बताते, देखिए कि क्या होता है कि अगर हमने कोई स्टोरेज डिवाइस ली, ठीक है, तो वो डिवाइस जो है वो स्टोरेज डिवाइस होगी, उसमें जो स्पेस है, वो जिस चीज को स्टोर करने के लिए स्पेस है वो क्या है, मेमोरी। ठीक है, तो इस टर्म से हम इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की। तो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है, आपने नॉर्मल देखा होगा कि अगर आप कंप्यूटर खोलें या कोई भी जैसे टीवी वगैरह देखें तो उसके खोलते हैं, कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर जब खोलेंगे तो पीछे मदरबोर्ड पे जाएंगे तो एक ग्रीन कलर की प्लेट होती है उसके अंदर। उस प्लेट के अंदर कई सारी आईसीज हुए, इंटेल का प्रोसेसर, यानी सारी चीजें उसमें लगी जो इसमें होती हैं। तो वो जो ग्रीन कलर की प्लेट होती है उसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक, उसमें कई सारे होल होते हैं कि जिससे हमें ट्रांजिस्टर उसमें लगाना, तो ट्रांजिस्टर उसमें हम लगा दें। तो ये किसके लिए होती है, ये बेसिकली क्या होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और क्या होता है इसमें, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर डेवलप्ड बाय बिल पेंट्स टीम। अभी मैंने बोला था कि इस टाइप के कंप्यूटर की बात की जाए जिनमें माइक्रो प्रोसेसर था और जिसको फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया, वो किसने डेवलप किया, बिल पेंट्स थे, उनकी टीम ने इसको डेवलप किया था। कहाँ पे किया था, इन यूएस में किया था, एट सेक्रेमेंटो स्टेट यूनिवर्सिटी में। कहाँ पर, सेक्रेमेंटो स्टेट यूनिवर्सिटी में। और कब किया था, इन 1972। ठीक, 1972 में हुआ। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर आया तो लगभग वहां से स्टार्टिंग हुई होगी, तो बनते बनते लगभग 1972 में बन गया। ठीक, इसका अगर इसके नेम की बात की जाए तो इसका नाम है क्या, सैक स्टेट 8808। ठीक, एंड डिजाइंड विद इंटेल 8808। अब यहाँ पे टर्म आता है कि इंटेल 8808 ये क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर, तो ये इंटेल के 8808 जो है ये एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर के लिए मोस्ट मतलब एक तरीके से पॉपुलर कंपनी की बात की जाए तो कौन सी है, इंटेल और एएमडी। आपने जो अभी जो लैपटॉप एक तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे अखिलेश जी की सरकार में, तो उसमें जो मिले थे सिस्टम, उसमें आपको देखना क्यों मिलेगा कि मोस्टली उनमें एएमडी प्रोसेसर मिला मिला था। है, और भी अधिक जो कंप्यूटर कुछ खोल के देखेंगे तो उनके अंदर आपको इंटेल मिलेगा।
हो सकता है अदर भी हों, लेकिन मोस्ट कॉमन की बात की जाए या मोस्ट पॉपुलर की बात की जाए तो इंटेल और एएमडी के प्रोसेसर हैं। तो इसमें इस जो प्रोसेसर यूज किया गया वो कौन सा था? इंटेल 8808। अब ये 8808 क्या? तो 8808 इसका एक तरीके से वर्जन कह सकते हैं। इसके बाद और भी कई सारे आए, माइक्रो प्रोसेसर्स आए, उनमें और भी आगे के वर्जन आए। जैसे इंटेल का आप वो भी देखते हैं कि कौन सा वर्जन चल रहा है, इंटेल कोर i2, कोर i3, i7, इस तरीके से इसके वर्जन आते हैं। इंटेल के बारे में कहानी आती है तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है इसमें? इट हैड फुल सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो माइक्रो कंप्यूटर है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं फुल सेट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसमें क्या थे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फुल कनेक्शन, फुल कंपोनेंट थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये समझा कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है। अब देखते हैं इसके आगे की कहानी। अब अगर इसमें कहा जाए तो द मोस्ट पॉपुलर माइक्रो कंप्यूटर इरा वाज कोमोडोर 64। अगर माइक्रो कंप्यूटर के इरा में मोस्ट पॉपुलर माइक्रो कंप्यूटर की बात की जाए तो वो कौन सा था? कोमोडोर 64। ठीक, और ये किस मामले में एक तरीके से इसको डिसाइड कर दे? इट इज द बेस्ट सेलिंग मॉडल ऑफ कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर के इरा में सबसे ज्यादा सेलिंग वाला कंप्यूटर भी किसको कह सकते हैं? कोमोडोर 64। सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट, अब इसका एक इंपॉर्टेंट टर्म के रूप में इसको देख लेते हैं और क्या है। एनी कंप्यूटर इक्विपाइड विद कीबोर्ड एंड स्क्रीन फॉर इनपुट एंड आउटपुट आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। जैसे कि आप लोग हमेशा मोस्टली सुनते होंगे कि मेरा पीसी, तो पीसी इन द सेंस अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो पर्सनल कंप्यूटर। अब टर्म आता है पर्सनल कंप्यूटर क्या। ठीक, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि ये इनपुट आउटपुट का क्या मतलब। जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया कि एनी कंप्यूटर इक्विपाइड विद कीबोर्ड एंड स्क्रीन। ठीक, फॉर इनपुट एंड आउटपुट, कीबोर्ड और स्क्रीन इनपुट और आउटपुट के रूप में है। तब इनपुट और आउटपुट के रूप में कैसे? देखिए, जैसे कि हमें कोई डेटा इनपुट करना है अपने सिस्टम पे तो हम किसके थ्रू करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू। तो कीबोर्ड अगर देखा जाए तो क्या होगी? एक इनपुट डिवाइस हो गई, और स्क्रीन क्या हो गई? आउटपुट डिवाइस। अब कैसे समझें इसको? कोई भी डेटा हमने टाइप किया तो जब हम डेटा टाइप कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? ये हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक, और जैसे ही हम टाइप करते जा रहे हैं और सामने स्क्रीन में हमें जो दिखता जा रहा है वो क्या है? हमारा आउटपुट। ठीक, तो क्या कह सकते हैं कि जो इनपुट डेटा किसके थ्रू हुआ? कीबोर्ड के थ्रू, और स्क्रीन में जो दिखा वो क्या हो गया? आउटपुट। तो इसीलिए इन्होंने क्या बताया कि एनी कंप्यूटर इक्विपाइड विद कीबोर्ड एंड स्क्रीन फॉर इनपुट एंड आउटपुट आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। अब ये समझ में आया तो अब हमें ये भी समझ में आएगा कि जिसमें कीबोर्ड और स्क्रीन हमें मिल जाती है वो एक तरीके से क्या हो जाते हैं? पर्सनल कंप्यूटर हो जाते हैं। ठीक, और पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि अगर समझना चाहे तो हम लोगों के पास जो कंप्यूटर होते हैं ये पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में एक तरीके से आ जाते हैं। इसमें एक सिंगल यूजर एक तरीके से इनको कह सकते हैं, लेकिन कई सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह का यूज करके इनको मल्टी यूजर एक्सेस मिल सकती है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये सिंगल यूजर कहे जा सकते हैं। ठीक है, आगे की कहानी देखते हैं और क्या है इसमें कुछ खास। अब जैसे कि अभी मैंने बताया कि दीज कंप्यूटर इंक्लूड, अब इस टाइप के कंप्यूटर में अभी तक जो कंप्यूटर्स हम देख रहे हैं लगभग सारे यहाँ पर आ जाते हैं। कैसे आते हैं, कौन कौन होते हैं, सभी देख लेते हैं एक बार एक लाइन से, फिर उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है उनको भी समझ लेते हैं कि वो क्या। तो पहला नंबर क्या है यहाँ पर? डेस्कटॉप कंप्यूटर। दूसरा रैक माउंट कंप्यूटर। तीसरा इन कार कंप्यूटर। चौथा गेम कंसोल। पांचवा लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर। स्मार्टफोन्स, ये भी एक प्रकार के कंप्यूटर है। स्मार्ट बुक्स, पीडीएस एंड पैमटॉप कंप्यूटर। प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, अब जो कैलकुलेटर होते हैं प्रोग्रामेबल यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होते हैं वो सब क्या है? एक तरीके से क्या है, उन्हें क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर। हैंड हेल्ड गेम कंसोल्स, तो ये मैंने यहाँ पर 9 मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पर दिखाए। अब इनमें जो खास है उनके बारे में हम पढ़ते में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये होते क्या। कुछ के बारे में आपको पता भी होगा लेकिन जो नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। तो देखते हैं, जैसे कि पहला अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये मोस्टली सभी को पता होगा, फिर भी अगर इसको एक लाइन में बताना चाहें तो क्या होगा? बेस्ड ऑन डेस्क, यानी कि जो सिस्टम हम डेस्क पे रख के जैसे चलाते हैं कैसे हो गए वो, उन्हें हम क्या कह देंगे? डेस्कटॉप कंप्यूटर। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कोई एक टीएफटी लगाई और उसमें सीपीयू लगा हुआ, कीबोर्ड है, माउस है, वो क्या हो गया? माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आ गया। अब वो
अब माइक्रो कंप्यूटर की अगर अंदर बात की जाए तो ये किसके अंदर आ गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्या है, रैक माउंट कंप्यूटर। अब ये रैक माउंट कंप्यूटर क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। जिसमें क्या कीबोर्ड एंड माउस में नॉट बी अवेलेबल, जैसा कि हमने बताया कि माइक्रो कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस मिले, लेकिन इस टाइप के कंप्यूटर में क्या हो सकता है कि हो सकता है कि इनमें कीबोर्ड और माउस ना मिले, ठीक है। और ये क्या होते हैं, 19 इंच रैक फॉर्मेट में होते हैं, यानी 19 इंच की रैक फॉर्मेट समझ लें, उसकी तरह ये होते हैं। अब ये यूज कहाँ होते हैं, यूजिंग इन रेल रोड सिग्नलिंग, यानी कि रेल रोड के लिए, जब से रेल रोड में जो रेल की जो लाइनें वगैरह होती है उनमें जो सिग्नलिंग होती है उनमें इनका यूज किया जाता है, ठीक। और ये डेस्कटॉप तो आप समझते हैं कि बेसिकली हम घर पे यूज कर लेते हैं, या नॉर्मल हमारी छोटी सी कोई दुकान है या शॉप है वहां पर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन कार कंप्यूटर्स। अब से कार में जो कंप्यूटर्स कुछ होते हैं, अब ये कार कंप्यूटर्स कैसे, तो कार कंप्यूटर ये बेसिकली ऑटोमोबाइल्स वालों द्वारा इनको ऐड किया जाता है। किस लिए ये ऐड किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए और नेविगेशन के लिए। एंटरटेनमेंट कैसे होता है, तो एंटरटेनमेंट की अगर बात की जैसे कि हमने मल्टीमीडिया एक्सेस दे दी, उस मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन कोई चीज हम चला रहे हैं उसमें, तो ऑनलाइन डेटा कहाँ से आ रहा है उसमें, तो यहाँ की वहाँ पे क्या है, कंप्यूटर ऐड है वहां पर। तो इस टाइप के कंप्यूटर को क्या कह देंगे, इन कार कंप्यूटर। अभी भी ना समझ में आया तो नेविगेशन से समझते हैं। जब भी हम किसी कार में आप देखा होगा मोस्टली कार में क्या मिल जाता है आपको, नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है, यानी कि मैपिंग सिस्टम, कि हम लगा लेते हैं मैप कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, मैप लगा लिया तो हमें वो डायरेक्शन वगैरह शो करता है कि अब हम यहाँ पहुंचे हैं, अब यहाँ पहुंचे, यहाँ से हम इतनी दूर है। तो ये सारी चीजें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं, एक कंप्यूटर के थ्रू। उसमें जीपीएस होता है जिसके थ्रू हम जान पाते हैं, नेविगेट हो पाते हैं, और नेविगेशन हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस रास्ते पे चल के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो ये इस टाइप के कंप्यूटर्स किसमें आ जाते हैं, इन कार कंप्यूटर्स की श्रेणी में। नेक्स्ट क्या है, गेम कंसोल। अब गेम कंसोल क्या है, ये स्पेसिफिकली ये मान सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। किसके लिए होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। ये एक तरीके से कहीं पे भी, जैसे गेमिंग के लिए आप कहीं कंप्यूटर्स में पहले देखते होंगे, सबसे पहले गेम खेले जाते थे कंप्यूटर्स में, उसको उससे समझ ले, नहीं तो नॉर्मली आज भी हम गेम यूज करते हैं लैपटॉप में गेम खेलना, तो ये जो फैसिलिटी होती है वो गेम कंसोलेंस के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्या है, लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर। आगे अपने कंप्यूटर पे, अब लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर, ये क्या होता है, लैपटॉप एक तरीके से नोटबुक कंप्यूटर ही कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, इनमें क्या होता है, जिसमें थिन एलसीडी और एलईडी 90 यूज किया गया था। कब, अब अगर पहले लैपटॉप की बात की जाए तो कब आया, 1982 में। नोटबुक क्या है, एक प्रकार के लैपटॉप ही हैं, लैपटॉप में अब उनके वर्जन्स अपडेट हुए, उनको नोटबुक लैपटॉप एक तरीके से कह सकते हैं। ये कैसे होते हैं, इनमें थिन एलसीडी और एलईडी का यूज किया जाता है। कब आया था पहला लैपटॉप, 1982। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, टैबलेट। अब टैबलेट क्या है, टैबलेट कंप्यूटर आप लोगों ने देखे होंगे, तो टैबलेट कंप्यूटर सच एज लैपटॉप विद टच स्क्रीन, ठीक। ये एक प्रकार के लैपटॉप ही हैं, इनमें क्या होती है, टच स्क्रीन होती है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट केवल हम यहाँ पर बताएंगे, और अगर इसके डीप में जाना तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाना है, ठीक है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कंप्यूटर में कोई भी चीज अगर आपको समझनी है तो अगर उसके बारे में डीप जाना तो उसका फुल वीडियो, उस पर फुल चर्चा करेंगे तो एक अलग से 2 4 5 मिनट 10 मिनट का उस पे सेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जितना हमें इम्पोर्टेंट लगता उस पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो क्या था, हमने यहाँ पर देखा था टैबलेट कंप्यूटर कैसे होते थे, सच एज लैपटॉप विद टच स्क्रीन, और ये आए कब थे, नियर अबाउट 1987। नेक्स्ट कौन सा, पैमटॉप। अब ये पैमटॉप क्या, नाम से समझ में आता है उसको, वैसे भी समझना चाहे तो समझ ली, ये किसके लिए, तो पॉकेट कैलकुलेटर इनको बेसिकली कह सकते हैं। पैमटॉप इन्हें हाथ में जिन्हें लेके घूम सके एक तरीके से, ठीक है, पाम मिन सतीली होता है तो हाथ में रख के एक तरीके से उन्हें यूज कर सके। ये किसके लिए होते हैं, बेसिकली पॉकेट कैलकुलेटर भी इनको कह सकते हैं। ये कब आए थे, नियर अबाउट 1989। नेक्स्ट क्या आता है, टर्म स्मार्टफोन। मुझे नहीं लगता कि इसमें इसके बारे में कुछ कुछ बताना है, क्योंकि सभी लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, और भी कई फैसिलिटीज होती हैं, कर्नल वर्जन यूज किया जाता है। अब तो स्नैपड्रैगन और बहुत सारी चीजें इसमें आ गई हैं। आगे देखते हैं क्या, पीडीएस क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसका फुल नेम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये भी एक तरीके से आ गए यहाँ पर। ये कब आए, 1992 में ये भी आ गए थे, ठीक। ये एक तरीके से वैसे होता था इसमें नीचे कीबोर्ड से हल्की सी लगी होती थी, ये पीडीएस एक तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे ब्लैकबेरी वाले वगैरह फोन्स में आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर स्क्रीन होती थी, नीचे वो होते थे, तो उसी तरीके से कुछ इसको मान सकते हैं।
नेक्स्ट कौन सा है? स्मार्ट बुक। अब स्मार्ट बुक क्या है? जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्टफोन एंड नोटबुक। स्मार्टफोन और नोटबुक का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या कह सकते हैं? नोटबुक। ये कब आए थे? नियर अबाउट 2009 से 2010 के बीच में। नेक्स्ट क्या है? प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर। अभी जो मैंने इससे पहले भी बताया था, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स वगैरह जो वो सब किस में आ जाते हैं? प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की श्रेणी में आ जाते हैं। हैंड हेल्ड गेम कंसोल, गेम का ही अपडेट वर्जन मान सकते हैं एक तरीके से, हैंड हेल्ड गेम कंसोल। तो ये यहाँ पर हमने कंप्यूटर्स के सारे टाइप्स पढ़े। क्या पढ़े? एक बार उसको थोड़ा सा नॉर्मल डिस्कस करके समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या, हल्का सा समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली ये सब साइज के अकॉर्डिंग हमने इनको डिस्क्राइब किया है या उनकी पावरफुल के बारे में बताया है, उनके वर्क के अकॉर्डिंग बताया। तो जैसे कि सुपर कंप्यूटर की बात की जाए, वो क्या थे? मल्टी यूजर थे, मोर पावरफुल थे, ठीक है, हैवी टास्क उससे किए जा सकते थे। मेन फ्रेम उससे थोड़ा सा कम हुआ, सुपर कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा सा कम हुआ, बाकी काम उनका वही था जो काम एक तरीके सुपर कंप्यूटर, लेकिन सुपर कंप्यूटर से जो एक्स्ट्रा कार्य किए जा सकते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से नहीं किए जा सकते। ठीक। और नीचे अगर आते हैं तो मेन फ्रेम से नीचे पहुंचेंगे तो मिनी कंप्यूटर। अब यहाँ से सुपर कंप्यूटर और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, ये दोनों लार्जर की श्रेणी में थे। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। मिनी क्या हो जाता है कि माइक्रो से थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और माइक्रो सबसे छोटे एक तरीके से हम कह सकते हैं। और माइक्रो में क्या था? जो इस टाइम हम यूज कर रहे हैं एक तरीके से छोटा लैपटॉप, फोन, मोबाइल, ये सब किस में आ जा रहे हैं? माइक्रो की श्रेणी में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर के सारे टाइप्स को समझा। फिर भी अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो हमारे लास्ट सेशन, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई चीज आपको ना समझ में आई आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस पर हम एक हाउ टू सेशन के रूप में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उस टॉपिक के बारे में फुल डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। हमारा ये वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।